बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी गवाही। दुनिया न्यूज़ में कामरान शाहिद का प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में कुछ दिन पहले गायब होने वाले, लापता होने वाले उस्मान डार की एंट्री और इमरान खान को 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड करार देना। ये इंटरव्यू हो गया है। इस इंटरव्यू के मंदरजात तो आपके सामने रखने हैं, लेकिन पोस्टमार्टम भी करना है। और 5 ऐसे पॉइंट्स हैं और 5 ऐसी बातें हैं इस इंटरव्यू के अंदर जो इस इंटरव्यू को उड़ा के रख देती हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और तफसीली पोस्टमार्टम करना है हमने इस इंटरव्यू का। इसके साथ मेरे पास कुछ और डिटेल्स भी हैं। और अब ये मामला क्या थमने वाला है या बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। खान साहब जो हैं, आज उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से एक मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के अलावा इमरान खान साहब कमजोर नजर आ रहे हैं। उनका वजन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है और अब यूं लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ मुकम्मल तौर पे घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है। मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि हमारे चैनल्स को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज जो है वो ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अब जरा आते हैं खबरों पर, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं और अब खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। इमरान खान साहब को 3 मरतबा ऑफर की गई कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। इमरान खान ने उन तमाम तर ऑफर्स को लात मार दी। इमरान खान को चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होने की ऑफर की गई। इमरान खान साहब ने उस ऑफर को भी उड़ा के रख दिया। इमरान खान साहब से कुछ और ऑफर्स भी की गई और इमरान खान साहब ने कुछ मामलात के ऊपर आप नीम रजामंदी या फिर आप कह लें कि मशरूत जो आमादगी है वो जाहिर की और वो बिल्कुल ठीक बातें थी। जैसे खान साहब के हवाले से ये कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसाक़ मईशत के लिए तैयार है। इदारों के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए भी कोई ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कोई महाजराई करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबके साथ एक बिल्कुल वर्किंग रिलेशन चाहती है, लेकिन इस सब के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने थे, वो भी नहीं हुए। और इमरान खान साहब ने जब आखिरी ऑफर बाज़ाब्ता क्लियर 2 टोक अल्फाज में आखिरी ऑफर जो बाहर जाने की है वो ठुकराई, उसके बाद खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अडियाला में खान साहब का बहुत तेजी से ट्रायल होना है। साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को सजा होनी है एंड दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज नाउ। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैटर ऑफ फ्यू डेज। तोशा खाना ट्रायल शायद आपको भूल जाए साइफर ट्रायल देख के, और साइफर का ट्रायल भी अब जो है वो बड़ा एक दिलचस्प किस्म का होगा और ये तो इन कैमरा होगा। ये ट्रायल तो खुफिया होगा। इस ट्रायल के अंदर तो सहाफ़ी भी नहीं होंगे। हुमायूं दिलावर साहब के तो ट्रायल की एक एक बात पता लग गई थी तोशा खाना वाले की। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन खान साहब जो है, आज मैं वैसे आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइबर केस जो है, साइफर केस, उसकी जेल में समाअत की बड़ी आम तरीन तफसीलात भी सामने आई हैं, जिनके मुताबिक जेल समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की आज पहली बार जेल में मुलाकात हुई। कुछ देर उन्होंने आपस में बात की। गैर मुतवक्के तौर पर दौरान समाअत इमरान खान और उनके वकला ने जेल सहूलियात और खदशात के हवाले से अदालत के सामने कोई शिकायत नहीं की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान बज़ाहिर नॉर्मल हालत में थे, जिस तरह से अटक जेल की समातों के दौरान होते थे। और इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक जाली के पीछे बैठे थे। जेल समात के दौरान कमरा अदालत और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जाली हायल थी और जाली से ही पीटीआई वकला की इमरान खान से थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई। जेल में केस की समात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। प्रोसिक्यूशन ने इन कैमरा समात और जल्द ट्रायल की दरखास्तें जो हैं वो दायर की। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो समाअत है उसकी कुछ और तफसीलात भी मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए हासिल की हैं। ज़राए के मुताबिक समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात हुई और इस सब के अंदर उन्होंने कुछ बातचीत भी की। और ये जो पूरा मामला है, इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो बज़ाहिर तो नॉर्मल नजर आ रहे थे, लेकिन उनका वजन जो है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। और इस सब के अंदर जो चीजें हैं वो जाहिर बात है, बहुत से कंसर्न्स हैं इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से। उनकी बहन जो है उन्होंने भी आज अपने जो एक दिल की भड़ास होती है, जाहिर बात है भाई को देख के आप दीदा भी हो गई और जो मुलाकात हुई है गुज़श्ता दिनों में, तो जाहिर बात है कि उन्होंने भी आज जो बातें की हैं और उन्होंने सदर मुमलिकत के हवाले से बात की है कि सदर मुमलिकत के किरदार के ऊपर इमरान खान साहब बहुत ज्यादा रंजीदा हैं। वो डबल गेम और एक बड़ी सबको खुश रखने वाली जो पॉलिसी, और यकीन माने जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो किसी कोई एक पार्टी उससे सही खुश नहीं होती। यही चीज जो है सदर साहब के साथ होनी है। पीटीआई तो उनसे नाराज है, दूसरा घर भी कोई उनसे ज्यादा खुश नहीं होना। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि उस्मान डार साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
कुछ लोग हैं जिन्हें पहले उठाया जाता था। परवेज लाई साहब आपके सामने जिंदा मिसाल है, 15 मरतबा वो बंदा अरेस्ट हुआ है, पाकिस्तान की अदालतों का वकार मजरू हुआ, पाकिस्तान की अदालतों के ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखा गया, लेकिन परवेज इलाई को सिस्टम ने यह वाजे कर दिया कि हमने नहीं छोड़ना। जावेद चौधरी साहब जो हैं वो बड़े सीनियर साफी हैं और उनका दावा है, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया। मैं वो इल्ज़ाम कोट कर देता हूं क्योंकि ये जावेद चौधरी साहब की बात है, मैं इसके ऊपर कोई अपनी राय नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान की रियासत ने ये फैसला किया है कि किसी पीटीआई के बंदे को उठा के अदालतों में नहीं ले जाया जाएगा। अदालतें रिलीफ देती हैं, फिर रिलीफ हमने देना कोई नहीं होता। उन सब लोगों के ऊपर इमरान रियाज फार्मूला लगाया जाएगा, उन सब लोगों को गायब कर दिया जाएगा। ऑन अब्बास बिप्पी जो है वो इसी तरह उठाए गए, पीटीआई उन्होंने छोड़ दी। अच्छा जी, फरूख हबीब साहब उठाए गए हैं, शेख रशीद साहब इस वक्त गायब हैं, उस्मान डार साहब। अब उस्मान डार एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार है, नौजवान है, इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो यूथ के मामलात हैं, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के वो देखते रहे, और इनके खानदान के साथ हुआ भी बहुत कुछ है, मतलब इनके खानदान के साथ भी बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ। 9 मई के बाद जो पहला छापा था उसमें आपको याद है कि इनके घर में जो तोड़फोड़ की गई और इनकी वालदा से जो पुलिस वालों ने घटिया बातें की और इनके घर वालों के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके बाद इनकी फैक्ट्रियों को सील किया गया। इनके साथ जो टॉर्चर डार फैमिली ने देखा है और जो ज्यादतियां डार फैमिली के साथ हुई, वो बेसिकली आप नहीं कह सकते कि किसी और के साथ इस तरह से इतनी ज्यादा ब्लेटेंट वायलेशंस हुई हो। फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि किस तरह से इनके कारोबार को तो सील किया गया, कारोबार की खैर होती है, लेकिन इनके घर वालों को अब से कुछ हफ्ते पहले इनके घर को सील कर दिया गया और घर की खवातीन को आधी रात को सड़क पे छोड़ दिया गया बेसरो सामानी की हालत में, डकैतों के रहमो करम पे, वारदातियों के रहमो करम पे आधी रात को आप खवातीन को मेन रोड पे छोड़ दें तो ये क्या होता है, घर आपने सील कर दिया रिहाइश का। तो ये सारी चीजें डार साहब के साथ हुई। अब उस्मान डार साहब जो हैं इन्हें उठा लिया गया, ये गायब हो गए, इनकी वालदा का मैसेज भी आया, इन्होंने कहा कि क्लियर बताएं ना कि जो इसके ऊपर केसेस हैं वो सारे केसेस आप लगाएं और वो सब कुछ हो। अच्छा, अब यहां पर जो उस्मान डार साहब हैं, अचानक ये खबर आती है कामरान शाहिद साहब जो हैं कि उनके प्रोग्राम में उस्मान डार साहब की एंट्री होगी। एंट्री भी बड़ी ड्रामाई एंट्री थी और उस्मान डार साहब को स्टूडियो में नहीं बिठाया गया, किसी और जगह पे नहीं बिठाया गया। कामरान शाहिद साहब ने अपनी हवेली जो है वो वॉलंटियर की और बड़े अच्छे फ्रेम्स और एंगलिंग जो है वो की गई उस्मान डार साहब के इस इंटरव्यू की। और इसका जो आगाज़ है इसमें कामरान शाहिद साहब ने अपनी हवेली का पहले ज़रा दिखाए विजुअल्स, फिर डार साहब जो हैं उन्हें चला कर लाया गया ताकि उस्मान डार साहब चलते फिरते थोड़ी सी दौड़ लगाते, हल्की सी जंप लगाते। एंट्री इस तरह से डिज़ाइन की गई कि पता चले कि वो इस वक्त सही है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि उस्मान डार साहब के ऊपर वहशियाना तशद्दुद हुआ है और इस तरह की चीज़ें कि बहुत बुरा टॉर्चर, और ये सारी बातें ऑल दो बैकड्रॉप में है। लेकिन उस्मान डार साहब जो हैं अपेरेंटली विजुअली जो चीज़ मुझे महसूस हुई वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे नॉर्मल नज़र आने की। होता ये है कि जब आप नॉर्मल नज़र आने की कोशिश भी कर रहे हो ना तो वो भी पता चल जाता है, और ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज वेरी गुड एट एक्टिंग, तो एक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, कोई प्रोफेशनल एक्टर्स तो हैं कोई नहीं सारे बंदे। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो उस्मान डार साहब ने बातें की हैं, पहले तो अपनी सियासत अपना सारा, मैं पूरे इंटरव्यू का 2 मिनट के अंदर आपके सामने खुलासा रख देता हूं। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ इनसे पूछी गई, इन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पाक फौज की और अजीम पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा है, मेरा ताल्लुक शहीदों और गाजियों के शहर सियालकोट से है, मैं सोच भी नहीं सकता कि अजीम पाक फौज के खिलाफ कुछ करूं। 9 मई का इंसिडेंट जो है वो एक दिन में रोनुमा नहीं हुआ। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पीटीआई में 2 ग्रुप्स थे, एक वो जिसमें मुराद सईद, आजम सबाती, हमाद अजहर जो टकराव की सियासत को प्रमोट करते थे, एक माइंडसेट असद उमर अयूब, अली मोहम्मद खान और उस्मान डार साहब कह रहे मैं भी इसी माइंडसेट का था कि फौज के साथ मुफाहमत करनी चाहिए, मज़ाहमत कोई हल नहीं है। इमरान खान, मुराद सईद, आजम सबाती के माइंडसेट से इत्तफाक करते थे, उनकी सोच ये थी कि दबाव में लाने के लिए हमला भी करना पड़े इदारों के ऊपर तो वो गलत नहीं होगा, वो कहते थे कि दबाव से ही मसला हल होगा। इमरान खान साहब उस ग्रुप की सोच को सपोर्ट कर रहे थे जो खुलकर खेलने का मशवरा देता था। एक तसलसल शुरू हुआ एंटी फौज बयानिए का, उस ग्रुप का बयानिया विद इन पार्टी प्रिवेल करता रहा। इमरान खान साहब भी उस बयानिए को सपोर्ट कर रहे थे। इंस्ट्रक्शंस थी कि इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो क्या होगा, इदारों के आगे ह्यूमन शील्ड बनाई गई, ड्यूटीज लगाई गई जमान पार्क के अंदर, टाइमिंग्स और एक पूरा निजाम बनाया गया लोगों को इमरान खान साहब के अरेस्ट से रोकने के लिए एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होना है, ये इनिशियल मंसूबा था। यही माइंडसेट था कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट हुए
تو پھر انی پھیر دینی ہے. عمران خان صاحب کا ریاست مخالف بیانیہ جو ہے, عمران خان صاحب کلیئرلی اسے سپورٹ کر رہے تھے اور انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ جو ہے اسے کمپرومائز کیا گیا. لانگ مارچ جو ہے عمران خان صاحب کا وہ بھی جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے تھا. آل انسیڈنٹس آف 9 مئی ور ویل کوارڈینیٹڈ, لوکیشنز مارک کی گئی تھیں, عمران خان صاحب کی پلاننگ تھی, جی ایچ کیو تک کا نام لیا گیا تھا, عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پر ہوا تھا. آرمی کے اندر سے کوئی عمران خان صاحب کو انفارمیشن تھی کہ آپ ایسا کریں گے تو ادھر سے ہم تختہ الٹ دیں گے, یعنی یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ ہائی لائٹ کر کے آپ ذہن میں رکھ لیں. فوج کے اندر سے پریشر آئے گا, یہ عمران خان صاحب کو میسج کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ آرمی چیف ہٹ جائیں گے. اور جو بات انہوں نے ٹی وی پہ بتائی, ایک سوال ہوا کہ آپ یہ بات عدالت کے اندر بھی بتائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ آن اوتھ اگر آپ کو یہ سٹیٹمنٹس دینی پڑے عدالت کے اندر عمران خان کے خلاف بیان, تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ایسی سٹیٹمنٹس اگر میں کرتا ہوں تو جو میں آج دے رہا ہوں یہ میں عدالتوں کے اندر بھی دوں گا. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا, 9 مئی کے بعد ہر بندے کی زندگی بدل گئی, سب کا ذمہ دار عمران خان ہے, اور انہوں نے پی ٹی آئی اور سیاست دونوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2-3 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں سوالات اٹھے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ آج بڑے دھڑلے سے ڈار صاحب بھی عمران خان صاحب کا نام لے رہے تھے, کامران شاہد صاحب بھی, تو وہ جو ایک عمران خان کا نام نہ لینے کی پابندی تھی, کیا وہ ایسے معاملات کے اندر ایکسٹرا آرڈینری حالات کے اندر جو انٹرویوز ہوتے ہیں اتنے اچھے والے, ان کے لیے وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اس سب کے اندر ایک سوال نہیں پوچھا عثمان ڈار صاحب سے کامران شاہد صاحب نے کہ اٹھایا کس نے, کچھ دن آپ اٹھائے گئے, آپ کے فیملی نے ویڈیوز بنائیں, اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے, آپ کہاں پر تھے پچھلے کچھ دنوں کے اندر. اچھا, حویلی کے اندر یہ انٹرویو کیوں کروایا گیا, کیا ایستھیٹکس دینے تھے, دیکھیں کچھ چیزیں وہ آپ کو ایک گفتگو دکھانی تھی کینڈیڈ ویسے بھی, اور کمفرٹیبل کرنا تھا. کیا اس سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس سے عوام کا نیریٹو بدلے گا, کیا اس سے عوام جو ہے اس کا نیریٹو بدل سکتا ہے, اس کا جواب بھی سب کو پتا ہے. اور اس میں کون جیتا کون ہارا, یہ سوال جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر جمہوریت, پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس, پاکستان کے اندر پولیٹکس, سیاست ہاری ہے. کہ ایک سیاستدان جو ہے, جو کہ ایک نوجوان تھا, جو کہ ایک بزنس مین تھا, جو کہ ایک بلینئر تھا, اسے کس نہج پہ پہنچایا گیا کہ اس نے یہ سٹیٹمنٹس دیں, اور وہ سیاست کو بھی اب خیرباد کہنے کے اوپر تل گیا ہے. مطلب اب سیاست, بیچ میں ایک بات چلی تھی, بڑا عرصہ پاکستان اس لیے پیچھے رہا کہ سیاست جو ہے کہتے تھے شرفا کا کام ہی نہیں, بھائی چھوڑو اپنی زندگی سنوارو, اپنے معاملات کرو. بیچ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نئی موومنٹ آئی, ایک نئی لگن آئی کہ سیاست جو ہے اس کے اندر سب کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور فیلڈ بری ہے تو اچھے لوگ جائیں گے تو وہ اسے اچھا بنائیں گے. لیکن سیاست جو ہے وہ بڑی بے رحم ہے پاکستان کے اندر, بہت بے درد ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جو پولیٹکس ہے, پاکستان کے پولیٹیشنز جو ہیں, irrespective of the پارٹی سیکنڈری, ہر چیز سیکنڈری, آج ایک مرتبہ پھر وہ ہارے ہیں, برے طریقے سے ہارے ہیں, اور اس کا اندازہ ان سب کو بھی ہوگا جو آج بغلیں بجا رہے ہیں. اب یہ انٹرویو کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں. عدالت کے اندر بھی یہ سٹیٹمنٹس جائیں گی, کیا باقی لوگوں کو بھی اسی طرح کے انٹرویوز دینے کے اوپر فورس کیا جا رہا ہے, جن میں فاروق حبیب صاحب ہیں, جن میں شیخ رشید صاحب ہیں, اور جن میں باقی لوگ جو اس وقت غائب ہیں. تو یہ سب کچھ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں ہے. بہت الارمنگ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھی. اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.